हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेसीसी। एंड लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने वर्क डन के बारे में बात करी थी। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हमारे वर्क डन तीनों ही पॉसिबल हो सकते थे। वो किस पे डिपेंड करते थे? हमारे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इंट्रोडक्शन की बात करी थी और किस पे हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती थी। तो आज हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसकी डेरिवेशन हम सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे हमारी निकल के आती है, और कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हाउ मच हमारी द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करता है, कितना वो प्रोसेस कर सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप लेंगे कि सबसे पहले जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती थी वो क्या होती थी। काइनेटिक एनर्जी हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होती थी, और मोशन से हमारे क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का फास्ट या स्लोनेस बताता था, और ये हमारी किससे पता लगती थी? उसके स्पीड से पता लगती थी। और कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता था उसकी स्पीड पे हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती थी। कैसे डिपेंड करती थी? डायरेक्टली हमारी डिपेंड करती थी, और जो स्पीड है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली डिनोट करता था। तो अगर सपोज हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारी स्पीड भी ज़्यादा होगा, या स्पीड ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ऐसे इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन में कमी आ रही है, स्पीड में कमी आ रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पलों से समझा था कि मूविंग अ बुलेट, ब्लोइंग अ विंड और रोटेटिंग अ व्हील, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल थे? काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल थे। तो इसके बाद इस क्लासेस में हम क्या देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ मच काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट। ये हमारे आज का टॉपिक रहेगा। और इसमें हम इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का भी देखेंगे, कैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारी पोटेंशियल एनर्जी कंसिस्ट करती है और कितना हाउ मच उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या कंसीडर करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका कितना मास है हमारा मास। उसके बाद हम इनिशियल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, एंड देन उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि कितना वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगने से उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मास कंसीडर किया था, सपोज इस पर कोई एक फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा कोई इसका एक मास है, इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी थी जो u थी, और इसके बाद जैसे फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी v होगी। तो हम इस पर बात करते हैं कितना वर्क डन हुआ है। जब इस पर फोर्स लगा तो ये इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और देन ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसने शो किया होगा। तो ये सब चीज़ों की बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में कैसे डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो वर्क डन के थ्रू हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, जैसे सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीज़ों को की जरूरत होती है हमें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? सपोज अगर हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा? मोशन के हमने पढ़े थे रिलेशन, उसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की केसेस में हमारा जो थर्ड वाला जो रिलेशन था मोशन का, वो हमें रिकॉल करना पड़ेगा। जनरली यहाँ पर हम पहले तीनों रिलेशन देख लेते हैं कौन कौन से थे। v इक्वल टू में u प्लस ए टी, एंड जो हमारा सेकेंड रिलेशन था वो था u t प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड वन था वो हमारा क्या था? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों रिलेशन हम लोगों को याद रहने चाहिए। इसके बाद हम थर्ड रिलेशन का यूज़ करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं इसको। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें किस टर्म में मिल जाता है? वेलोसिटी के टर्म में हमें यहाँ मिल जाता है। हमारे पास सेकंड जो लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन थी जो हमने पढ़ा था मोशन के चैप्टर में, तो फोर्स इक्वल टू हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन आता है। देन हम इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं? पुट करते हैं किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, जो हमारा फोर्स इक्वल टू ma, एंड हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था ये हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a था। इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। इसके बाद आप देखोगे कि जो हमारा वर्क डन निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? m ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन में 2। इतनी चीज़ें हमारे पास निकल के आती है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो किस पोजीशन में? स्टेशनरी पोजीशन में। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या है? कि वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट माना था, कंसीडर किया था, ये इनिशियली हमने क्या मान लिया कि स्टेशनरी कंडीशन में, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। देन हम इसको आगे ड्राइव करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आता है? यहाँ पे हमने इसको पुट करा 0, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो वर्क डन हमारे जो निकल के आता है वो 1/2 mv स्क्वायर निकल के आता है। और जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है, क्योंकि उसमें एनर्जी प्रोसेस कर रही है, मोशन की वजह से इसमें एनर्जी है, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ई की से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। कैसे डिनोट कर रहे हैं? ई के से डिनोट करते हैं।
ये हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल 11.3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 15 kg इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डाटा को लिख लेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें पास, 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास कितना गिवन है, 15 kg हमें गिवन है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। और हमारे पास मास गिवन है, तो मास हमारे पास 15 और वेलोसिटी जो हमारी 4, तो देन हम यहाँ पे इजीली इसको 1/2 इंटू में 15 इंटू 16, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आता है, 120 जूल हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी प्रोसेस होती थी किसकी वजह से होती थी, उसके पोजीशन की वजह से होती थी, चेंज इन पोजीशन और शेप की वजह से होती थी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कोई रबर बैंड स्ट्रेच करते हैं, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ हाइट के टर्म में बात करेंगे, जो हमारे इसका क्लासेस का चैप्टर भी है, इसमें टॉपिक्स है जो हाइट के टर्म में जो है। हाइट के टर्म का क्या मतलब, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो अब इसको हम अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन की चेंज की बात करोगे या हाइट में जो चेंज आ रहा है, तो उस टर्म में हमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना होगा, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट काम करना होगा। तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सपोज कैसे डिफाइन करते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट above the ground is defined as the work done in a raising it from the ground to the point against the gravity। कहाँ से ये लिफ्ट कर रहा है, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, और किसी एक दूसरे पॉइंट की बात कर रहा होगा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा है। देखते हैं कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जिसका पर्टिकुलर मास होगा हमारा, और उसके जो ग्राउंड से हम जो पोजीशन लिफ्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर हमने एच माना है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मास हमने कंसीडर कर रखा है, देन हमें फिर अगेन हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो फोर्स होता है हमारा ऑब्जेक्ट के टर्म में, हम उसको कैसे डिनोट करते थे, जहाँ पे हमारे पास F = ma आता था। ये जो a है ग्रेविटी की टर्म में हम इसको रिप्लेस कर देते थे g से, तो हमारा F = mg आता था। यहाँ पे आप देखोगे जो वर्क डन निकल के आएगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो जो हमारा फोर्स है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, mg। इसके बाद mg आ गया हमारा फोर्स, एंड देन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स तो हमारा = mg आया, एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, h के टर्म में आया। जो हाइट हमारी किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो हमारा कितना वो h आ जाता है। ठीक है, और इसी h पे हमारा क्या डिपेंड कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। और ये हमारी जनरली जो आप h लेते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, ना कि हमारी कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमारी टेढ़ी मेढ़ी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस की बात नहीं करता, ये डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, जो दो पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसकी बात करता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है ऑलवेज। तो ये हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना निकल के आता है, EP = mgh। तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक क्यूज है जो आप लोगों को सॉल्व करना है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या, एक ऑब्जेक्ट है जिसका दोनों का सेम मासेस है और दोनों के हाइट में डिफरेंस है h1 और h2, जहाँ पे हमने कंडीशन क्या दे रखी है कि हमारा मासेस तो सेम है बट जो हाइट है वो हमारा h1 ग्रेटर देन है h2 से। तो इन विच कंडीशन, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एंड वाई। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है इस क्वेश्चन का। आई होप आप सभी को काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।